आखिर क्या करना चाहती है सरकार? आग लगाना चाहती है। बहुत बुरा होने जा रहा है कि जो सवर्ण लोग हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए होनोलुलु भेज दें या प्रशांत महासागर में भेज दें या पाकिस्तान भेज दें। SC/ST एक्ट है जो बहुत अच्छे उद्देश्य से लागू किया गया है, उसका दुरुपयोग होता है और हर रोज होता है। तो इस बात की क्या गारंटी, ये जो कानून है, ये जो नियम है, इसका दुरुपयोग कैसे नहीं होगा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण छात्रों छात्राओं में, उनके अभिभावकों में एक डर और खौफ का माहौल है। हेमंत तिवारी जी, जिस तरीके से यूजीसी के नए नियम आए हैं, पूरे देश में बवाल है, विवाद है और दहशत है। आखिर क्या करना चाहती है सरकार? आग लगाना चाहती है। बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं तो अपील करूंगा कि लोग धैर्य रखें और सरकार को भी यही सलाह है कि इस तरह के फैसले पर पुनर्विचार करे। आज अगर यही नियम जो सवर्ण छात्रों की उच्च शिक्षा को भय और आतंक के साए में करने को मजबूर कर रहे हैं या करेंगे, अगर उल्टे यही ओबीसी या अन्य वर्ग के विरुद्ध इस तरह कोई फैसला हुआ होता तो अब तक वाकई बता रहा हूँ, इस प्रदेश में, इस देश में आग लग गई होती, घनघोर प्रदर्शन होता। और मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार इस फैसले के परिणामों को आंकने में चूक कर गई है और यह चूक उसको बहुत भारी पड़ सकती है। भारी इस दृष्टि से कि इससे प्रभावित कौन होने जा रहा, इससे प्रत्यक्ष रूप से वह वर्ग प्रभावित होने जा रहा है जो आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के स्थापना काल के समय से आज तक इस दल के साथ मुकम्मल जमा हुआ है, लगा हुआ है, उसका स्थायी वोट बैंक है, वही वर्ग प्रभावित होगा। तो मुझे तो हैरत होती है, बड़ा आश्चर्य लगता है, हंसी आती है कि ये कौन से सलाहकार हैं जो इतनी बड़ी क्रांति करना चाहते हैं, एक भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। भय का वातावरण तो पैदा हो ही गया है। तब इसका एक ही तरीका है, सरकार इसके परिणामों की गंभीरता का आकलन करे और इस फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ साहब दहेज उत्पीड़न का जो कानून होता है, जो बहुत बड़े और बहुत पवित्र उद्देश्य से लागू किया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। यहाँ जो SC/ST एक्ट है जो बहुत अच्छे उद्देश्य से लागू किया गया है, उसका दुरुपयोग होता है और हर रोज होता है। ये स्थापित सत्य है, दुनिया देख रही है। तो इस बात की क्या गारंटी कि उच्च शिक्षा परिसरों में भय का वातावरण बनाने वाले ये जो कानून है, ये जो नियम है, इसका दुरुपयोग कैसे नहीं होगा। ये तो इस तरीके का भय पैदा कर रहा है जैसे एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश लागू हुआ था, तो छात्र भय और आतंक के साए में जी रहे थे। बहुत से लोग तो एग्जामिनेशन ही छोड़ देते थे, जाते ही नहीं थे, लाखों की संख्या में। तो क्या ऐसे वातावरण में लाखों की संख्या में लोग हायर एजुकेशन छोड़ देंगे? IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रबंधन के कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ छोड़ देंगे। और इन संस्थाओं का संचालन जो करते हैं, ध्यान रखिएगा, उनमें 90% से अधिक उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग में सबसे ज़्यादा भय है। तो ये सब बातें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए था और अभी भी वक्त है। हेमंत सर, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने ये काम किया है
और वो पिछड़ी बिरादरी से हैं। तो आपको लगता है कि कहीं उनका ये खेल है या उनकी ये सोच है या उनका कहीं कोई निर्देश है, कुछ है ऐसा? अरे साहब, पिछड़ी बिरादरी से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो दुनिया के इतने बड़े पॉलिटिको बन गए हैं, जो विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत की राजनीति के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले व्यक्ति हैं। भारत का नाम आगे बढ़ाया है, लेकिन है तो ओबीसी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओबीसी के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से कोई इस तरह का निर्णय ले लेंगे। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इस विषय में विश्वास में नहीं लिया गया है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वरना नरेंद्र मोदी इन सब विषयों को, नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स को समझते हैं, नरेंद्र मोदी समाज को समझते हैं, नरेंद्र मोदी जनता को समझते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह कोई फैसला लिया हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा दे रही है ना मोदी सरकार। और फिर इस तरह फिर आपस में जो भेदभाव है, इस तरह के नियम कानून एक दूसरे में, एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव, एक दूसरे के प्रति डर का भाव भी तो बहुत पैदा करेंगे ना। कभी हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो कभी इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ये कौन सी बिरादरी के हैं, ये हैं, वो हैं, सब सबके साथ हैं, सब सबके साथ खा रहे हैं। अब ऐसे में तो मान लीजिए कि हमसे और आप में कोई तुनक मिजाजी की बात हो गई और आपने जाके कंप्लेन कर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अरे साहब, आजकल इन कानूनों का जो तमाम कानून है जिनके दुरुपयोग के मामले सामने आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक जाते हैं, यही तो हो रहा है। और इस मामले में तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो साहब, क्या तरीका है कि जो सवर्ण लोग हैं वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए होनोलुलु भेज दें या प्रशांत महासागर में भेज दें जो बड़े मंत्री या हैं, पाकिस्तान भेज दें। बड़े नहीं, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, कहाँ भेजें? यहाँ तो हमेशा डर बना रहेगा, यहाँ तो हमेशा डर बना रहेगा। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया जानती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। तो आपने तो वो जो जातीय आधार पर विभेद है वो तो युवकों की तरुणाई से ही पैदा कर दिया उनके भीतर। हाँ, सही बात है। वही कर दिया। उनका क्या मुस्तकबिल होगा, उनका भविष्य क्या होगा साहब? ये तो विभेद की एक ऐसी बड़ी खाई पैदा की जा रही है जो मुझे लगता है कि वर्षों बाद ऐसा महसूस किया जाएगा जैसा कभी कभी हम महसूस करते हैं कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसके बाद की जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी कितनी भयावह थी, भयानक थी, दर्दनाक थी। तो भगवान न करे इस देश में इस तरह की स्थिति आ जाए। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इस फैसले की मुखालफत बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है और मुझे अभी भी कहीं न कहीं से एक उजाले की किरण नजर आ रही है। उजाले की किरण तो बाद में आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे भाजपा को फायदा क्या होने जा रहा है 27 में? हर काम जो भाजपा करती है वो वोट की राजनीति के लिहाज से करती है, हर फैसला लेती है, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। मोदी जी, अमित शाह जी का जो फैसला होता है वो वोट की राजनीति को देखते हुए होता है। इससे वोट की कितनी खेती काट पाएंगे? आपने वोट की बात की तो संभव है वोट की बड़ी खेती काटने के दृष्टि से भी धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति ने अपनी दूरंदेशी दिखाने की कोशिश की हो। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, उसी सरकार ने जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार किया और उसके आदेश जारी किए जिस पर काम शुरू होने जा रहा है। ये अखिलेश यादव की पीडीए का काट है क्या? पीडीए तो कट जाएगा ऐसा लगता है। पहले इसको सुनिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो गणित मेरे समझ में आ रहा है वो गणित हो सकता है कि साहब ऐसा है कि जातीय जनगणना की मांग स्वीकार करते ही भाजपा ने जो अखिलेश यादव और
राहुल गांधी के एक बम था जाति जनगणना कराने का, उस पर पिन कोच दी थी, यानी वो उसकी हवा निकाल दी थी। हवा निकाल दी थी, वो फूट गया था। जी। और जाहिर सी बात है कि जाति जनगणना होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसका फीसद क्या होगा, उसमें ओबीसी सबसे बड़ी जाति समूह के तौर पर सामने आएगा। और जो अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में की और परिणाम उन्होंने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चोट दी, इतनी बड़ी चोट दी कि वही चोट उनको दिल्ली में अपने दम पर सरकार बनाने से विरत रखने में कामयाब हुई। यानी उतनी ही चोट लगी उत्तर प्रदेश से जितनी कमी वहाँ रह गई, और यही अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई से। तो उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, जो पीडीए की लड़ाई है अखिलेश यादव की, इस पर तो चोट लगी। ये भी एक कैलकुलेशन हो सकता है साहब कि ओबीसी वर्ग को ज़्यादा हम अट्रैक्ट करेंगे। भाई नरेंद्र मोदी ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इन्होंने पंकज चौधरी को बनाया, ओबीसी का चेहरा। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार वगैरह हुआ तो आप देखिएगा ओबीसी वर्ग को तवज्जो मिलेगी। ऐसे में अखिलेश यादव को भी काटने का एक बड़ा तरीका हो सकता है कि ओबीसी वर्ग इससे खुश हो जाए और उसका पूरा और उनके पीडीए की हवा निकल जाए। लेकिन साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये जो ब्राह्मण आपको 90%, 95% वोट देता है, 89% वोट देता है अकेले आपको लगातार, एक नहीं लगातार चुनाव से, उसका क्या रिएक्शन होगा। छत्री उसका क्या रिएक्शन होगा। छत्री जात का मुख्यमंत्री आपने बना रखा है साल 2017 से उत्तर प्रदेश में, एक बड़े छत्री चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसका क्या रिएक्शन होगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पूरे सवर्णों का क्या रिएक्शन होगा। वही तो बात है, भय किनमें है। इनको वोट ही नहीं चाहिए सवर्णों का। ऐसा तो लगता है अरे जाओ, तुम कहाँ जाओगे, वोट तो तुमको देना ही पड़ेगा। कहाँ जाओगे, वोट फेंक तो आओगे नहीं, नोटा तो दबाओगे नहीं। अब तो एक और भी स्लोगन चल रहा है यूपी में, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश है मोदी और शाह की, क्योंकि अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि योगी को हटाया जाए, इसलिए वोट कम कर दिया जाए, यहाँ पर सवर्णों को नाराज कर दिया जाए, ठाकुर नाराज हो जाएं, ब्राह्मण नाराज हों, भूमिहार, लाला, बनिया, ये जो मूल वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो नाराज हो गए, वोट दिए नहीं, घर बैठ गए, उनके कार्यकर्ता घर बैठ गए, नोटा दबा दिए, या अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मायावती को दे आए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से चली गई, योगी जी का झंझट खत्म हो गया। ये भी एक बड़ा एजेंडा चल रहा है। साहब ऐसा इस देश में कयास और समीकरण बैठाने वालों की कोई कमी नहीं है। ये भी आपने भी तो सुना होगा। और सुना तो चंडू खाने की खबर है। कोई चंडू खाने की खबर तो सर जो सही हो गई वो सही खबर होती है, और चंडू खाने की खबर वो हो जाती है जो सही नहीं हुई। ये बताइए कि कोई टीम खेल रही है और बहुत अच्छा खेल रही है, और उसके बाद वो मैच जानबूझ कर इसलिए हार जाना चाहेगी कि उसने कैप्टन किसी को बना रखा, उस कैप्टन को हटाना है। कोई टीम अपने समग्र की पराजय की कीमत पर थोड़ी इस तरह का फैसला लेगी। कैप्टन जब बहुत दुस्साहसी हो और मैनेजर और कोच का ना सुने, तो आपने वो सुना था ना, ग्रेग चैपल आए थे एक ऑस्ट्रेलिया से, जिनकी अपने कप्तान से ही भिड़ंत हो गई थी। देखिए, अगर योगी के विरुद्ध कोई इस तरह की साजिश रचनी होती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा सक्षम थे। क्षमा कीजिएगा, उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं खाली इन दो लोगों की। मुझे भी क्षमा कीजिएगा कि अमित शाह और मोदी बहुत सक्षम होंगे, लेकिन जिनको हटाया वो योगी आदित्यनाथ नहीं थे। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। पैन इंडिया वसुंधरा की हैसियत नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान की पैन इंडिया हैसियत नहीं थी, ठीक है। और भी जितने लोगों को हटाया बनाया वो सब योगी आदित्यनाथ नहीं थे। मैं भी कहता हूं आपको क्षमा के साथ, आप भी लखनऊ में रहते हो, मैं भी यहीं हूं। देखिए ये स्थिति कब उत्पन्न हुई। हाँ, योगी आदित्यनाथ 2017 में ठीक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पैन इंडिया इतना बड़ा और उनका नहीं था, बना दिया 2018-19 में नहीं था, पहले ध्यान रखिएगा। और उस वक्त ऐसी स्थितियां आई थी जब अगर मोदी और शाह चाहते तो योगी आदित्यनाथ का अपने पद पर बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता। टीएन शेषन ने कहा था ना, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे तो फिर मेरी चाल देख ले। तो पद पे बैठाने के बाद
2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रूव कर दिया कि हे कर्ता, हे भाग्य विधाता, अब तुम बना तो दिए मुझे, अब हटा नहीं पाओगे, और इतना यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। अरे वो बात सही है, इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ की पैन इंडिया फॉलोइंग है, हाँ, एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेचर है। वैसे भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर राष्ट्रीय पार्टी से होता है तो ये जो उसकी आपने खुद की हैसियत, उसकी खुद की हैसियत नेक्स्ट टू पीएम है, नेक्स्ट टू पीएम होती है। लेकिन सर मैं आपसे क्षमा मांग के ये कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा ना ये चंडू खाने की खबर हो सकती है, तो एक बड़ा वर्ग इस बात को भी लेके मरमरिंग कर रहा है कि योगी जी को हटा नहीं पाए अमित शाह और मोदी, तो इसी बहाने ऐसा कर दो कि मूल वोटर बिदक जाए, भाग जाए और यूपी हार जाए, अखिलेश जी, राहुल जी, मायावती जी मुख्यमंत्री बन जाए, घर छूट जाए, चलो योगी जी चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे करेंगे? देखिए, खाली 2 लोगों की पार्टी नहीं है, ठीक है। 2 लोग ऐसे हैं जिनके सारे फैसले आमतौर पर उनके हिसाब से होते हैं, लेकिन मात्र 2 लोगों की पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। एक बहुत बड़ा इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, और ऐसा थोड़ी है कि जब चाहेंगे तब योगी आदित्यनाथ कहेंगे आप घर बैठ जाइए, हटा लीजिए। ऐसा अगर कर सके होते तो कर दिया होता। आप इस चीज को समझिएगा। तो ऐसी सूरत वसुंधरा को में कर नहीं दिया, फिर आपने ही कहा कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और योगी में बहुत बड़ा फर्क है। स्टेचर में, पॉलिटिकल स्टेचर में बड़ा फर्क है। ऐसा निर्णय, मैं ये जो मरमरिंग है इस तरीके की, या जो कानाफूसी चल रही है, या जो इस तरह की कहानियां सियासी फिजाओं अच्छा में कुल मिला के ये फैलाई जा बताइए रही हैं। यूजीसी का फायदा भाजपा को मिलेगा कि नुकसान होगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि उसको भविष्य में प्रो ओबीसी पॉलिटिक्स ही करनी है, जिसके आसार कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं पिछले 2 वर्षों से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स पर आना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, आज से 3 साल पहले भाजपा के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, बोले अब सियासत केवल ओबीसी की बची हुई है। हाँ, तो अगर ऐसा है, यही निर्णय है, तो जाहिर सी बात है। तो भूपेंद्र चौधरी क्या थे? ओबीसी थे। हाँ, भूपेंद्र चौधरी, पंकज चौधरी भी ओबीसी हैं। हाँ, तो भूपेंद्र चौधरी 2.5-3 साल पहले बन गए थे। हाँ, और उस भाजपा के बड़े नेता जो निर्णायक मंडल में है, उसने हमसे कहा था कि अब ओबीसी की राजनीति यूपी की है और देश की है। तो समझ लीजिए कि 3 साल से चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, और अखिलेश यादव के पीडीए जो पिछड़े नेता हैं, अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े पिछड़े नेताओं में से एक हैं, या हम कह सकते हैं सबसे बड़े पिछड़े नेता हैं इस देश में, नीतीश कुमार के बाद। उम्र कम है इसलिए कह रहा हूं कि देश में पिछड़े नेताओं में अखिलेश यादव नीतीश कुमार के बाद से दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी राजनीति पे आ गई है, उसको नहीं चाहिए सवर्ण वोट? वीरेश जी, मैंने आपसे ही बातचीत में एक नहीं कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ओबीसी के प्रभुत्व वाली राजनीति करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि छात्रों के भविष्य की कीमत पर, या छात्रों की का जो माहौल है उसके बिगड़ने की कीमत पर इस तरह की पॉलिटिक्स से कोई इतनी बड़ी पार्टी जरूर परहेज करना चाहेगी। ये कहीं न कहीं से कन्फ्यूजन है, या फिर ध्यान रखिएगा, या फिर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने तय कर लिया है कि मुझे आर पार लड़ना है। आर पार मतलब उसको ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि जो नतीजे आने हैं जाति जनगणना के, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, वो भी जान रही तो है। गिन गिन के मालूम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये खाली बीजेपी को नहीं, ये जाति जनगणना के परिणामों के आने के बाद इस देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सबको यही करना पड़ेगा। सब इसी लाइन पाएंगे, लेकिन फिर वही चिंता की बात कि सवर्ण बिरादरी जिसने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है,
जिसने भारतीय जनता पार्टी के पहले लगातार दशकों तक कांग्रेस का साथ दिया है, उसका क्या होगा? घंटा। ये चिंता का विषय है। एक सब्जेक्ट घंटा हिलाएगी। घंटा हिलाएगी ऐसा भी नहीं है, आप एकदम से ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये तो आपका तेवर जग गया ना। तेवर की बात नहीं है। मैं यहाँ पंडित हेमंत तिवारी का पंडित तेवर हेमंत जग गया। पंडित हेमंत तिवारी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं शुद्ध है। हेमंत तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ। पंडित नहीं, पंडित मैं अपने कर्म से हूँ, जन्म से हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोफेशनल नज़रिया है। इसमें मेरा पांडित्य और मेरी बिरादरी कहीं कुछ नहीं है। ये मेरा तटस्थ आकलन है कि ठीक है, आप ओबीसी की प्रमुखता वाली राजनीति करो, भविष्य में जातीय जनगणना के परिणामों के आने के बाद की स्थितियों की राजनीति करो, लेकिन यूजीसी के नियमों में जो नए बदलाव किए गए हैं, इसके बाद जो एक ऐसा सेटअप बन रहा है, ये बहुत ही भयानक है, ये दहशत पैदा करने वाला है, ये समाज के बड़े वर्ग में मुतफरका पैदा करने वाला है और छात्रों में असंतोष बढ़ने वाला है। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका लड़का भय के वातावरण में पढ़ाई करे, उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, संस्थान है, आईआईटी है, आईआईएम है, बहुत से विषयों पर विचारों का फर्क होता है, बहस होती है, तर्क वितर्क होता है, कभी कभी कहा सुनी हो जाती है, मार पिटाई होती है, मार पिटाई हो जाती है, रैगिंग होती है। हालांकि रैगिंग गलत है, लेकिन रैगिंग बड़ी सॉफ्ट रैगिंग भी होती है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई, मुकदमा हो गया और केस दर्ज कर लिया गया, पुलिस ने सजा दे दी, पुलिस ने जांच पड़ताल की और कोर्ट में मामला चला गया, तो साहब ये छात्रों का पढ़ने का समय क्या पुलिस छानबीन कोर्ट कचहरी में जाएगा, या फिर ऐसा न हो इस आशंका से दबे हुए वो अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को दबाए हुए क्या कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई पर, क्योंकि इसका डर तो हमेशा बना रहेगा। होनोलुलु में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होनोलुलु में पढ़ें या फिर कहीं और चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, इससे ज़्यादा बेहतर माहौल। बगल में नेपाल भी है, काठमांडू। बहुत बहुत आभार आपका।